हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक सब ग्रुप शुरू करने जा रहे हैं। सब ग्रुप से पहले कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं। अगर कोई ग्रुप है जी किसी ऑपरेशन स्टार के लिए, इसका नॉन एम्प्टी सबसेट कॉम्प्लेक्स कहलाता है। नॉन एम्प्टी सबसेट को हिंदी में बोलते हैं उपसमूह। नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी का मतलब रिक्त नहीं हो, अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समूह, सबसेट ऑफ जी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। जैसे कोई आर सेट ऑफ रियल नंबर, ग्रुप की जगह सेट ऑफ रियल नंबर है आर, जनरल मल्टीप्लिकेशन आर नॉट ले लेता हूँ। नॉन जीरो रियल नंबर जनरल मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाता है बेटा, तो ए इसका जो सबसेट है, ए मान लेता हूँ मैं इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स जो है रियल नंबर्स एडिशन के लिए ग्रुप बनाते हैं। इंटीजर इसका सबसेट है, तो ये इसका कॉम्प्लेक्स है। कोई सबसेट और लिख देता हूँ 1 2 3, ये भी इसका कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है बेटा? बस जो ग्रुप है उसका नॉन एम्प्टी सबसेट, रिक्त नहीं होना चाहिए और सबसेट होना चाहिए, उपसमूह होना चाहिए, उसे अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस। अब आ जाती है सब ग्रुप की। अगर कोई ग्रुप है जी स्टार, अगर कोई इसका कॉम्प्लेक्स है एच, अगर वो इसी ऑपरेशन स्टार के लिए ग्रुप है, तो अपन कहते हैं एच जो है इज अ सब ग्रुप ऑफ जी है। जैसे रियल नंबर्स एडिशन के लिए एक ग्रुप है, इंटीजर्स भी एडिशन के लिए ग्रुप है, तो इंटीजर्स जो है वो आर प्लस का एक सब ग्रुप है, क्योंकि इसी ऑपरेशन के लिए ग्रुप बनाता है। जो मैंने एक और सेट लिखा 1 2 3, ये एडिशन के लिए ग्रुप नहीं है, क्योंकि क्लोजर ही नहीं है। 2 और 3 को ऐड करोगे तो 5 है, सवरत नहीं है ना, 2 और 3 को ऐड करने में 5 आ रहा है, 5 इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये इसका सबसेट तो है, कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन ये इसका ग्रुप सब ग्रुप नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ग्रुप है। ओके, इसका सबसेट 1, -1, ये इसका कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका सबसेट ऑब्वियसली। अब ये जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाता है, तो ये इसका सब ग्रुप भी है। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स जनरल एडिशन के लिए, ये भी एक ग्रुप है 1, -1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, हाँ है, तो ये इसका कॉम्प्लेक्स है, हाँ है, लेकिन ये इसका सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये जो सेट है वो एडिशन के लिए ग्रुप नहीं बनाता है, क्योंकि इनको जैसा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। 1 और -1 को ऐड करोगे 0 आएगा, 0 इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये ग्रुप नहीं है। इसका मतलब ये है ये इसका सब ग्रुप नहीं होगा। ओके, वापस ध्यान दें कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए ये इसका सब ग्रुप है, एडिशन के लिए ये ग्रुप नहीं बनाता है, इसका मतलब ये इसका सब ग्रुप नहीं है। ओके, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जो सब ग्रुप होगा वो उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए ग्रुप होना चाहिए जिसका सब ग्रुप आप मान रहे हो। तो यहाँ पे ये इसका सब ग्रुप है, लेकिन ये इसका सब ग्रुप नहीं है। अब कुछ प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर अपन मान ले, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टीज के पहले कुछ और एग्जांपल। इसका सब ग्रुप है 1, -1, इसका सब ग्रुप है जो मैंने अभी बताया। 1, ओमेगा स्क्वायर, ये भी इसका सब ग्रुप है, ये खुद एक ग्रुप है इसलिए। 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा, ये भी इसका सब ग्रुप है। ये तीनों ग्रुप आपस में बनते हैं, ये तीनों ग्रुप्स हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये तीनों इसके सब ग्रुप भी हैं। नेक्स्ट,
थ्योरम 2.1, अगर H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, देन अगर H G का सब ग्रुप है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी H की जो आइडेंटिटी होगी G की भी आइडेंटिटी वही होगी. ऑब्वियसली खुद ये ग्रुप है तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होगी, और ये भी ग्रुप है तो इसकी भी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होगी. तो दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग नहीं होगी, सेम होगी. ये अपन प्रूव करते हैं. चलिए मान लेते हैं, लेट E डैश एंड E आर आइडेंटिटीज ऑफ E डैश मान लेते हैं H की एंड E मान लेते हैं G की रेस्पेक्टिवली. तो बेटा अगर E डैश H का एंटिटी है, इफ A इज सम एलिमेंट ऑफ H, तो व्हाट डज इट इम्प्लाइज? E डैश एंटिटी है ना, तो A E डैश इज इक्वल टू A होगा एंड E डैश A भी A होगा. अगर A H का एलिमेंट है तो A G का भी एलिमेंट होगा, और G की आइडेंटिटी है स्मॉल e, मतलब A E विल बी इक्वल टू A विल बी इक्वल टू E A. अब ये भी A के इक्वल है, ये भी A के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ A E डैश इज इक्वल टू A E. अब E डैश H का एलिमेंट है तो E डैश G का भी एलिमेंट होगा, A भी G का एलिमेंट है और E E भी G का एलिमेंट है, तीनों ही G का एलिमेंट है. तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से मैं अगर A कैंसिल कर दूं तो मुझे पता चलेगा E डैश इज इक्वल टू E. मतलब जो H और G की आइडेंटिटीज है E डैश और E, वो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है. दैट इम्प्लाइज आइडेंटिटी ऑफ H इज सेम एज ऑफ G. इसी तरह से H अगर G का सब ग्रुप है तो किसी भी एलिमेंट A का जो इन्वर्स H में होगा वो का वो ही इन्वर्स G में भी होगा. चलो ये प्रूव करते हैं कि H द इन्वर्स ऑफ एनी एलिमेंट A of H is the same as the inverse of A in G. ओके, माना A H का एलिमेंट है एंड B इनवर्स इज B इज इक्वल टू A इनवर्स मान लेते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो A विल बी एलिमेंट ऑफ G ऑल्सो, क्योंकि A H का एलिमेंट है तो, एंड C इज इक्वल टू A इनवर्स इन G, और ये हो गया इन H. अब हमको ये प्रूव करना है कि जो इन्वर्सेस है दोनों ये सेम होंगे. कैसे करते हैं बेटा? अगर B इक्वल्स टू A इनवर्स है तो इसका मतलब ये होगा ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा और बी ए भी आइडेंटिटी होगा. अच्छा, आइडेंटिटी दोनों में सेम है, ये अपन प्रूव कर चुके हैं. C को अपन ने माना A इनवर्स, तो ए सी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा और सी ए भी आइडेंटिटी होगा बेटा. अब ये भी आइडेंटिटी के बराबर है, ये भी आइडेंटिटी के बराबर है, तो ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा. लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये पता चल गया B इज इक्वल्स टू सी है. मतलब जो दोनों इन्वर्सेज हैं, बोथ इन्वर्सेज आर नॉट डिफरेंट, दोनों सेम है. तो H और G दोनों में सेम इन्वर्स होगा. नेक्स्ट, ये सेकंड प्रॉपर्टी. और थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा, कोई भी एलिमेंट A अगर है तो उसका H में जो ऑर्डर होगा और उसका G में जो ऑर्डर होगा वो दोनों सेम होंगे, ऑर्डर अलग अलग नहीं होंगे. चलो ये प्रूव करते हैं. लेट A इज एलिमेंट ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ A इन H इज M. अपन मान लेते हैं A का H में ऑर्डर M है एंड ऑर्डर ऑफ A इन G इज N, और G के अंदर ऑर्डर है N. अच्छा, ऑर्डर आपको पता है बेटा, किस एलिमेंट का ऑर्डर का मतलब होता है उसकी कितनी पावर रेज करे कि वो आइडेंटिटी के बराबर हो जाए. तो A के अंदर H के अंदर A का ऑर्डर M है, मतलब A की पावर M आइडेंटिटी होगा, और G के अंदर A का ऑर्डर N है, मतलब A की पावर N भी आइडेंटिटी होगा. ओके, अब इसका मतलब ये हुआ A की पावर M इज टू A की पावर N. दोनों साइड A की पावर माइनस N से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई, तो ये मिल जाएगा मुझे, ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, A की पावर 0 हो जाएगा, N प्लस माइनस N.
ए की पावर एन एम माइनस एन, और ये हो जाएगा बेटा एन किसी भी एलिमेंट की पावर जीरो होता है तो वो आइडेंटिटी होता है, तो ये आइडेंटिटी हो गया। इसका मतलब ये हुआ एम माइनस एन जो है वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि एम माइनस एन जो है वो एम से छोटा होगा, क्योंकि एम ए का ऑर्डर है इन ए एच, तो ये एम माइनस एन जो है एम से बड़ा नहीं हो सकता, एम से छोटा ही होगा। तो इसका मतलब ये है एम माइनस एन जीरो के बराबर होगा, और इसका मतलब ये होगा एम इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, एन के इक्वल हो गया। तो इससे ये पता चल गया जो ए का एच और जी में ऑर्डर है एम और एन, वो दोनों ऑर्डर्स अलग अलग नहीं हो सकते, वो दोनों ऑर्डर सेम ही होंगे। ओके, तो अपन को ये पता चल गया अगर कोई एच जी का सब ग्रुप है तो दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होगा। किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स जो एच में होगा वो जी में होगा, और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है एच में जो ऑर्डर है जी में भी वही ऑर्डर होगा। नेक्स्ट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस अपन ने सीखा, कोई भी ग्रुप है जी, उसका सबसेट है एच, तो उसका कॉम्प्लेक्स नॉन एम्प्टी सबसेट जो है कॉम्प्लेक्स कहलाता है। लेट एच एंड के आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एनी ग्रुप जी। ठीक है, तो अब एच के का क्या मतलब होगा बेटा, आप एच के सारे एलिमेंट्स को के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करो, और जो जो डिफरेंट एलिमेंट्स आए वो सारे एलिमेंट्स लिखो। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताता हूँ आपको, जैसे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए एडिशन के लिए ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक ग्रुप है और ये एक सब ग्रुप नहीं है। ओके, ये एक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन 1, -1 भी इसका कॉम्प्लेक्स है। कोई भी दो एलिमेंट ये सपोज एच है, ये सपोज के है, तो एच के का मतलब होगा इसके सारे एलिमेंट्स को इसके सारे एलिमेंट्स से ऑपरेट करना है। अच्छा, इधर ऑपरेशन होता है जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है आपको वो वाला, तो मतलब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है ना बेटा, तो यहाँ पे एडिशन आएगा। तो क्या क्या होगा बेटा, 1 + 1 2, 1 + 1 -1 0, ओमेगा +1 ओमेगा -1, ओमेगा स्क्वायर +1 ओमेगा स्क्वायर -1, तो ये सब मिल गया अपन को। ओके, अच्छा इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 1 + ओमेगा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होती है माइनस का 1 - ओमेगा की वैल्यू, तो सॉल्व करोगे तो ये रहेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर को माइनस का ओमेगा लिख सकते हैं, एंड ओमेगा स्क्वायर -1 को ओमेगा स्क्वायर -1 ही लिखेंगे। तो ये अपन को मिल गया H प्लस की। तो यही है दो कॉम्प्लेक्सेस का एडिशन। दो कॉम्प्लेक्सेस ये खुद एक्चुअली सेट्स हैं। सेट्स को तो अपन ऑपरेट कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उसको एलिमेंट्स को आप ऑपरेट करो, हर एक एलिमेंट को पहले वाले सेट के हर एक एलिमेंट को दूसरे वाले सेट के हर एक एलिमेंट से ऑपरेट करके नया सेट बनाना है, वो उसको अपन लिखेंगे एच के। अच्छा, एच इनवर्स का मतलब होता है बेटा हर एक एलिमेंट का इनवर्स लिखना है सच दैट एच इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल एच। मतलब इसमें बताता हूँ, एच इनवर्स लिखेंगे अगर अपन, तो एच है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो 1 का एडिशन के लिए इन्वर्स होगा -1, ओमेगा के लिए ओमेगा का इन्वर्स होगा -, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स होगा -ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया एच इन्वर्स। ये एक्चुअली सेट का इन्वर्स नहीं है, ये इसके सेट के अंदर अवेलेबल सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स करके अपन को लिखना है। ओके, सिमिलरली के इन्वर्स भी यही होता है, के इन्वर्स फॉर के ऑल के एलिमेंट ऑफ कैपिटल के, सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स। के इन्वर्स यहाँ पर निकालूँ तो 1 का इन्वर्स आ गया -1 और -1 का इन्वर्स आ गया +1। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखी जाए तो के इन्वर्स जो है ना वापस के बराबर ही आ गया, लेकिन यहाँ पे एच इन्वर्स जो है ना एच के बराबर नहीं आया। ओके, तो ये है कॉम्प्लेक्सेस का ऑपरेशन, दो कॉम्प्लेक्सेस का ऑपरेशन और उनके इन्वर्सेस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या है, दो प्रॉपर्टीज बेटा। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर H, K और L तीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, आर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ G, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। H K L ये दोनों इक्वल होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, HK को ऑपरेट करके फिर इन्वर्स करो या K इन्वर्स H इन्वर्स, ये दोनों इक्वल होते हैं बेटा।
ओके, ये पहली प्रॉपर्टी है। ऐसा क्यों है? वैसे ये समझना आसान है। कोई भी दो एलिमेंट्स लो, ए इसका एलिमेंट लिया ए, इसका एलिमेंट लिया बी, तो उनके एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है बेटा, उससे ही ये जनरेट हुआ है। ओके, इसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके फिर इन्वर्स करो, या इसके एलिमेंट्स का इन्वर्स और इसके एलिमेंट्स का इन्वर्स निकाल कर फिर उल्टा मल्टीप्लाई करो, तो आपको सेम रिजल्ट मिलता है। इससे ये आया है। नेक्स्ट, अगर H इज अ सब ग्रुप ऑफ G हो, अगर H G का सब ग्रुप हो बेटा, तो एक कंडीशन होती है कि H इनवर्स जो है H के बराबर होगा। अगर H जो है सब ग्रुप हो जाए, कॉम्प्लेक्सेस तो है ही, कॉम्प्लेक्सेस के एडिशनली सब ग्रुप है, मतलब ये खुद अपने आप में एक ग्रुप है, तो इसके हर एक एलिमेंट का इन्वर्स निकाल के लिखा जाए तो वापस यही बन जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि H इनवर्स इक्वल्स टू H हो तो वो सब ग्रुप है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम लोगों को। यहाँ पे C प्लस का एक सबसेट है ये K इनवर्स इक्वल्स टू K तो आया, लेकिन जो K है ये इसका सब ग्रुप नहीं है, लेकिन इसका उल्टा ट्रू नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि H कोई भी इसका सब ग्रुप लिख लें अपन, इसका सब ग्रुप ले लेते हैं अपन रियल नंबर्स का एडिशन के लिए, इसका एक सब ग्रुप ले लेते हैं Z, तो बेटा इसमें सारे एलिमेंट्स Z मतलब सारे इंटीजर्स का इन्वर्स निकालोगे। मतलब सारे इंटीजर्स कौन से है बेटा? 0 1 2 3 -1 -2 -3, इन सारे एलिमेंट्स का एडिशन के लिए इन्वर्स निकालोगे तो ये -1 का इन्वर्स +1 हो जाएगा, -2 का +2 +3 डैश डैश डैश, और यहाँ पे 0 1 का इन्वर्स -1, 2 का -2 -3 डैश डैश डैश, आपको वापस Z यही सेट वापस मिलेगा। तो अगर H सब ग्रुप है तो उस सेट का इन्वर्स, सब ग्रुप का इन्वर्स वापस आपको वही सेट मिलेगा, वही सब ग्रुप मिलेगा, लेकिन इसका कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। सिमिलरली अगर H G का सब ग्रुप है तो H इंटू H करोगे ना, इसी के दो एलिमेंट्स लोगे, उनको आपस में प्रोडक्ट करोगे, सारे एलिमेंट्स लिख दोगे बेटा, H के सारे एलिमेंट्स का H के सारे एलिमेंट्स से प्रोडक्ट, तो आपको वापस H ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप। थ्योरम 2.2 वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई नॉन वॉइड सबसेट H G का सब ग्रुप है तो ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब A इज एलिमेंट ऑफ H एंड B इज एलिमेंट ऑफ H इम्प्लाइज AB इज एलिमेंट ऑफ AB इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ H। ये कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट है ये कहने के लिए कि H जो है G का सब ग्रुप होगा। चलिए करते हैं, दोनों करते हैं। द कंडीशन इज नेसेसरी एंड द कंडीशन इज सफिशिएंट। पहले करते हैं द कंडीशन इज नेसेसरी। मतलब अगर H जो है G का सब ग्रुप है तो A एलिमेंट ऑफ H, B इज एलिमेंट ऑफ H इम्प्लाइज AB इनवर्स एलिमेंट ऑफ H होगा। तो ये तो बहुत इजी है। कैसे बेटा? अगर इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G तो इसका मतलब ये हुआ कि H इज इटसेल्फ अ ग्रुप, क्योंकि सब ग्रुप का मतलब यही होता है, सबसेट हो और अपने आप में ग्रुप बना रहा हो, तो H अपने आप में ग्रुप बना रहा होगा। तो A एलिमेंट ऑफ H, अब ये कंडीशन प्रूव करते हैं कि A एलिमेंट ऑफ H, B एलिमेंट ऑफ H है तो AB इनवर्स एलिमेंट ऑफ H होगा। अगर A और B एलिमेंट ऑफ H है तो इससे ये पता चलता है कि A तो चलो एलिमेंट ऑफ H है, B इनवर्स ऑफ B एलिमेंट ऑफ H होगा। क्यों बेटा? क्योंकि किसी भी ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट। अच्छा, A और B इनवर्स दोनों अगर H के एलिमेंट है तो इनका ऑपरेशन जो है वो भी H के अंदर होगा। क्यों बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी, सवरतता का नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। G0 थी ना बेटा, तो हो गया ना कि जब भी A और B H का एलिमेंट है, AB इनवर्स H का एलिमेंट होगा, मतलब द कंडीशन इज नेसेसरी तो हो गया। अब चलिए प्रूव करते हैं द कंडीशन इज सफिशिएंट। कंडीशन सफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा हमेशा है A और B जब भी H का एलिमेंट हो रहे हैं तब AB इनवर्स H का एलिमेंट हो रहा है, तो अपन को ये प्रूव करना है H G का सब ग्रुप है। अब बेटा इसमें दो केस में होगा। ये आपको पहले दे रखा है कि H जो है नॉन वॉइड सबसेट है। अब अपन मान लेते हैं इफ A इज एलिमेंट ऑफ H एंड B की जगह A ही मान लेते हैं। इस कंडीशन में दोनों जगह A मान लेते हैं, A इज एलिमेंट ऑफ H।
तो इसका मतलब ये हुआ ए इनवर्स, यहाँ पे बी की जगह मैंने ए माना है बेटा, इज एलिमेंट ऑफ एच होगा। ए इनवर्स का मतलब हो गया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इज एलिमेंट ऑफ एच हो गया। 4 प्रॉपर्टी होती है G0, G1, G2, G3। G2 था आइडेंटिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए, ये सेटिस्फाई हो गई क्योंकि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है एच के अंदर। अब बारी आती है G3 की, प्रूव करूंगा मैं। इफ A इज एलिमेंट ऑफ H, पहले आइडेंटिटी मान लेता हूँ, A की जगह मैंने मान लिया आइडेंटिटी और B की जगह मान लेता हूँ A इज एलिमेंट ऑफ H, दैट इम्प्लाइज A इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ H, क्योंकि ये अपन को दे रखा है जब भी कोई A और B H के अंदर है तो A B इनवर्स H के अंदर होगा। तो E और A H के अंदर से है तो E और A H के अंदर है तो E A इनवर्स भी H के अंदर होगा। इसका मतलब ये हुआ A इनवर्स भी H के अंदर होगा। तो मतलब हर एक एलिमेंट A जो भी H के अंदर है, G3 उसके अंदर उसका इनवर्स के अंदर एग्जिस्ट करेगा, मतलब G3 भी सेटिस्फाई हो गया। इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट इन H, इनवर्स ऑफ every element of H, every element of H exists in H। अब बारी आती है G0 की। G0 ये था कोई भी A और B अगर H के अंदर है तो AB भी H के अंदर होना चाहिए। तो अपनी मान लेते हैं बेटा कोई भी A इज एलिमेंट ऑफ H हो एंड B एलिमेंट ऑफ H हो। बेटा A H के अंदर है, B H के अंदर है, ये अपन ने प्रूव कर दिया कि जब भी कोई एलिमेंट H के अंदर है तो उसका इन्वर्स भी H के अंदर हो रहा है, तो B इन्वर्स भी H के अंदर होगा। अब A H के अंदर है, B इन्वर्स भी H के अंदर है, तो A B इन्वर्स का इन्वर्स जो है वो भी H के अंदर हो रहा है, क्योंकि अपन ने अभी ये दिया हुआ है कि जब भी A B H के अंदर हो रहा है तब A B इन्वर्स भी H के अंदर हो रहा है। A की जगह A है और B की जगह B इन्वर्स आया तो B की जगह B इन्वर्स लिख दिया, A B इन्वर्स। तो ये हो गया B इन्वर्स का इन्वर्स को B लिखा जा सकता है। जब भी A और B H के अंदर है तब A B H के अंदर है, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब G0 सेटिस्फाई हो गया। बचा G1। G1 होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना बेटा, ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। G खुद एक ग्रुप है, मतलब वो जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है। सिंस ऑपरेशन स्टार is associative in G, so star is associative in H also। तो जो ऑपरेशन है स्टार वो H के अंदर भी एसोसिएटिव होगा, है ना। तो G1 भी सेटिस्फाई हो गई, तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दैट इम्प्लाइज H इज अ ग्रुप, और नॉन वर्ड सबसेट तो था ही, ग्रुप भी हो गया। दैट इम्प्लाइज H is a subgroup of G, hence proved। तो अपन को ये पता चल गया कि जब भी H G का सबग्रुप है तो ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब A और B कोई भी H के एलिमेंट्स हो, तब AB इनवर्स H का एलिमेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे और थ्योरम्स प्रूव करेंगे। अपन को ये एक तरह से की मिल गया, किसी भी ग्रुप को सब ग्रुप प्रूव करना है बेटा, या किसी भी सेट को सब ग्रुप प्रूव करना है तो ये कंडीशन प्रूव कर दो, ऑटोमेटिकली सब ग्रुप हो जाएगा। या सब ग्रुप आपको दिया हुआ है तो ये कंडीशन आपके लिए ट्रू होगी। आगे वाली थ्योरम्स को अपन इसी की मदद से प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। कोरोलरीज, इसी थ्योरम से 2 कोरोलरीज इवॉल्व हुई है। अगर H इज अ सब ग्रुप ऑफ G है तो H इनवर्स जो होगा H का सबसेट होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H इनवर्स H के बराबर भी होगा। ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे अपन ने कॉम्प्लेक्सेस को डील किया था वैसे ही डील करना है, क्योंकि हर एक सब ग्रुप जो है कॉम्प्लेक्स होता ही है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ H का एलिमेंट लिया है और H इनवर्स का एलिमेंट लिया है, उन दोनों का आप एलिमेंट्स को आप ऑपरेट करोगे तो आपको वापस H ही मिलेगा। नेक्स्ट थ्योरम 2.3, a non-void finite set। एक नॉन वॉइड फाइनाइट सेट, ये चीज़ ध्यान रखें, ये थ्योरम केवल फाइनाइट सेट के लिए है, और जो इससे पहले वाली थ्योरम करी वो हर एक तरह के सेट है, भले वो फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो। H अगर कोई फाइनाइट सबसेट है G का तो सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ
ए इज एलिमेंट ऑफ बी, ए इज एलिमेंट ऑफ एच, बी इज एलिमेंट ऑफ एच इम्प्लाइज ए बी इज एलिमेंट ऑफ एच। उसमें ए बी इनवर्स था, यहाँ पे केवल ए बी है। और ये भी ध्यान रखें, ये फाइनाइट के लिए ही है, फाइनाइट सबसेट के लिए है बेटा। तो चलिए प्रूव करते हैं, ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है। तो पहले प्रूव करते हैं द कंडीशन इज नेसेसरी। कैसे प्रूव करेंगे बेटा? इफ H is a subgroup of G, तो इसका मतलब ये हुआ when if A is element of H and B is element of H implies AB is element of H। क्लियरली होगा ही होगा ये तो, बिकॉज बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर, क्लोजर प्रॉपर्टी तो है ये कि कोई भी ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स लो, उनको ऑपरेट करो, वापस आपको उस ग्रुप के एलिमेंट मिलते हैं। अब प्रूव करते हैं द कंडीशन इज सफिशिएंट। कैसे प्रूव करेंगे बेटा? कि A इज एलिमेंट ऑफ H एंड B इज एलिमेंट ऑफ H इम्प्लाइज AB इज एलिमेंट ऑफ H। आपको ये दे रखा है A जो H जो है नॉन वॉइड फाइनाइट सबसेट है, आपको H को सब ग्रुप प्रूव करना है। तो चलिए करते हैं। A इज एलिमेंट ऑफ H, B इज एलिमेंट ऑफ H इम्प्लाइज AB एलिमेंट ऑफ H। तो A इज एलिमेंट ऑफ H एंड B की जगह A लिखते हैं एक बार, एलिमेंट ऑफ H, तो इम्प्लाइज A मतलब A स्क्वायर इज एलिमेंट ऑफ H होगा। A स्क्वायर एलिमेंट ऑफ H हो गया। जब भी A एलिमेंट ऑफ H है तब A स्क्वायर एलिमेंट ऑफ H होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी A एलिमेंट ऑफ H है, A स्क्वायर एलिमेंट ऑफ H है, A स्क्वायर मतलब A क्यूब भी एलिमेंट ऑफ H होगा। तो सिमिलरली दैट इम्प्लाइज A की पावर 4, A की पावर 5 डैश 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 ऑल आर एलिमेंट ऑफ H, है ना। इसका मतलब तो ये हो गया बेटा, सपोज अपन मान लेते हैं लेट H हैज n एलिमेंट्स। बेटा H जो है फाइनाइट सबसेट है, अपन को ऑलरेडी दे रखा है, और अपन ये मान लिया A स्क्वायर, जब भी A H के अंदर है, A स्क्वायर, A क्यूब, A की पावर 4, A की पावर 5 सारे H के अंदर होंगे। अब यहाँ पे A एंड B एलिमेंट ऑफ H होगा एंड सो ऑन बेटा। लेकिन ये कितने एलिमेंट्स हुए? एक A हुआ, एक A स्क्वायर, A क्यूब, इस तरह करते करते n एलिमेंट्स तो ये हो गए। आगे भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए जो सारे H के हैं, बट H इज फाइनाइट। H तो फाइनाइट है ना, क्योंकि उसमें तो कुछ सीमित संख्या है, इनफाइनाइट तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो सेम होंगे, सारे के सारे डिफरेंट तो हो नहीं सकते, क्योंकि सारे के सारे डिफरेंट हो गए तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे, पर अपन को पहले ही दे रखा फाइनाइट एलिमेंट है। दैट मीन्स दैट इम्प्लाइज देयर आर सम एलिमेंट्स विच आर इक्वल टू ईच अदर। अपन मान लेते हैं लेट कि ए आई और ए जे, ए की कुछ दो पावर्स इक्वल होगी, ए आई और ए जे बराबर है, और आई को बड़ा मान लेते हैं देन जे। ओके बेटा, अब ए आई, ए और ए जे ये एच का एलिमेंट है, दोनों एच का एलिमेंट है। ए जे अगर एच का एलिमेंट है तो ए की पावर जे जी का एलिमेंट भी होगा। ए की पावर जे जी का एलिमेंट है और जी एक ग्रुप है, तो ए जे का जो इन्वर्स है मतलब ए की पावर माइनस जे वो भी जी के अंदर होगा और एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो कुछ इमेजिनरी नंबर नहीं है। अगर मैं दोनों साइड ए आई ए की पावर माइनस जे मल्टीप्लाई कर दूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो मुझे मिलेगा ए की पावर आई माइनस जे और यहाँ मुझे मिलेगा ए की पावर 0 यानी कि आइडेंटिटी। तो ए की पावर आई माइनस जे जो है आइडेंटिटी के बराबर हो गया, जैसा कि अभी पहले किया था अपन ने। इससे ये पता चल गया आई माइनस जे जो है वो 0 के बराबर है, 0 नहीं सॉरी आर के बराबर है, अपन ने मान लिया आर के बराबर है। तो इससे ये पता चला ए की पावर आर जो है आइडेंटिटी है, मतलब देयर एग्जिस्ट आर, दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सम आर अ नेचुरल नंबर, जिसके लिए और आई माइनस जे अपन ने मान लिया था आई जे से बड़ा है, तो आई माइनस जे जो है आर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि आई बड़ा नंबर है ना इसलिए। तो बेटा कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर, दोनों इंटीजर्स है और ये बड़ा है बेटा,
दोनों नेचुरल नंबर्स हैं और ये बड़ा नंबर है, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो r को एक नेचुरल नंबर है जिसके लिए a की पावर r इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, और यही r a की पावर r जो है बेटा ये एलिमेंट ऑफ h होगा। क्यों? i a की पावर सारे नेचुरल नंबर्स h के अंदर है, तो a की पावर r भी h के अंदर होगा। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है E एग्जिस्ट इन H, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो G0, G1, G2 एंड G3 में से G2 सेटिस्फाई हो गया। G1 को डायरेक्ट लिखेंगे, एसोसिएटिव है इसलिए। अब बारी आती है G3 की। a की पावर r -1, a की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो वो h के अंदर है, ये अपन प्रूव कर चुके हैं। तो a की पावर r -1 भी h के अंदर होगा। इसका मतलब ये हुआ a की पावर r और a की पावर -1 भी h के अंदर होगा। अब a की पावर, इफ a इज एलिमेंट ऑफ h, तो a की पावर r -1 भी h के अंदर होगा। a की पावर r इंटू a की पावर, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब a की पावर r तो आइडेंटिटी के बराबर है, ये अपन ने प्रूव किया। तो इससे ये पता चला e इंटू ए इनवर्स भी h के अंदर हो गया। मतलब G3 सेटिस्फाई हो गया कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी h के अंदर है। अब बारी आती है G0 की। G0 तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब भी a और b h के एलिमेंट हो रहे हैं तो दैट इम्प्लाइज ए बी भी h का एलिमेंट होगा। तो G0 यहाँ सेटिस्फाई हो गया। बचा G1, तो बेटा सिंस ऑपरेशन स्टार जो है G के लिए एसोसिएटिव है तो वो H के लिए भी एसोसिएटिव होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑपरेशन पे डिपेंड करती है, सेट के ऊपर नहीं। तो यहाँ सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, G0, G1, G2, G3। तो दैट इम्प्लाइज H इज अ सब ग्रुप ऑफ H इन G, हेंस प्रूव्ड। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये वाली, ये प्रूव हो गई। और ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, ये केवल और केवल फाइनाइट सेट के लिए ही होती है, जबकि पहले वाली जो प्रॉपर्टी, इससे पहले वाली ए बी, जब भी H का एलिमेंट हो, ए बी इनवर्स H का एलिमेंट होगा, वो प्रॉपर्टी जो है वो सारे तरह के सेट सबसेट के लिए होती है, भले वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। और ये प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी है वो इनफाइनाइट सेट के लिए नहीं लगती है। जैसे एग्जांपल Z प्लस, ये एक ग्रुप है, इंटीजर्स जो है वो ग्रुप है। नेचुरल नंबर्स जो है ये प्लस के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कोई भी आप दो नेचुरल नंबर्स लो, उनको ऐड करो, वापस नेचुरल नंबर ही आएगा, मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये थ्योरम इसके ऊपर सुटेबल नहीं है, ये ग्रुप नहीं है, नॉट अ सब ग्रुप। ऐसा क्यों? ये थ्योरम क्यों फॉल्स हुई बेटा? क्योंकि थ्योरम केवल फाइनाइट के लिए लगती है, नेचुरल नंबर फाइनाइट नहीं है, इसलिए ये थ्योरम इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। अगर कोई दो सब ग्रुप्स हैं, थ्योरम 2.4, अगर कोई दो सब ग्रुप्स हैं H1 एंड H2 आर टू सबसेट, सॉरी सबसेट्स बोल दो या कॉम्प्लेक्सेस बोल दो, सबसेट्स ऑफ G, देन H1, नहीं, ये थ्योरम उल्टा, सब ग्रुप है। थ्योरम ये है कि H1 और H2 अगर G के सब ग्रुप है तो H1 इंटरसेक्शन H2 इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G होगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, चलिए प्रूव करते हैं, बहुत आसान है। इसमें थ्योरम 2.2 का यूज करेंगे। इफ थ्योरम 2.2 क्या थी कि अगर A और B किसी सबसेट के एलिमेंट है और ए बी इनवर्स भी उस सबसेट के एलिमेंट हो रहे हैं, A इंटू बी इनवर्स, तो ये कह सकते हैं H जो है उस सबसेट, H जो है एक सब ग्रुप होगा। तो अपन चलिए इसी थ्योरम का यूज करेंगे, H की जगह H1 इंटरसेक्शन H2 यूज करना है। अब इफ A कॉमा B आर एलिमेंट ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, तो अपन यहाँ तक पहुँचना है कि ए बी इनवर्स भी जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2 का होगा एलिमेंट। अगर A कॉमा B H1 इंटरसेक्शन H2 के अंदर है, इसका मतलब ये हुआ A जो है H1 इंटरसेक्शन H2 के अंदर होगा और B भी जो है वो भी H1 इंटरसेक्शन H2 के अंदर होगा। A और B दोनों अगर इंटरसेक्शन के अंदर है
तो A जो है इज एलिमेंट ऑफ H1 होगा एंड B जो है वो भी एलिमेंट ऑफ A जो है एलिमेंट ऑफ H1 भी होगा, A इज एलिमेंट ऑफ H2 भी होगा, B इज एलिमेंट ऑफ H1 होगा एंड B इज एलिमेंट ऑफ H2 होगा। A H1 में है, B भी H1 में है, तो A B इनवर्स भी H1 के अंदर होगा। क्यों होगा ऐसा बेटा? सिंस H1 इज अ सब ग्रुप। तो ये कंडीशन जो है ना नेसेसरी इनसफिशिएंट है कि अगर सब ग्रुप है तो ये कंडीशन ट्रू होगी और ये कंडीशन ट्रू होगी तो सब ग्रुप होगा। H1 ऑलरेडी आपको सब ग्रुप दे रखा है, तो A B अगर H1 के अंदर है तो A B इनवर्स H1 के अंदर होगा। सिमिलरली A और B H2 के अंदर है तो A B इनवर्स भी H2 के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि H2 भी सब ग्रुप है। A B इनवर्स H1 के अंदर भी है, A B इनवर्स H2 के अंदर भी है, तो A B इनवर्स जो है H1 इंटरसेक्शन H2 के अंदर भी होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी A B H1 इंटरसेक्शन H2 के अंदर है तब A B इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 के अंदर होगा। तो दैट इम्प्लाइज H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप। अपन ने थ्योरम 2.2 का यूज किया यहाँ पे। अच्छा, ये जरूरी है कि H1 और H2 अगर सब ग्रुप है तो H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप होगा, लेकिन उसका उल्टा ट्रू नहीं है कि अगर H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप है तो जरूरी नहीं है H1 और H2 भी सब ग्रुप हो। नेक्स्ट जनरलाइज्ड फॉर्म में बेटा, अगर दो से ज्यादा सबसेट हो जाए, H1 H2 सब ग्रुप है सारे, H3 अप टू Hn, अगर ये सारे सब ग्रुप है तो इन सारे का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट यूनियन। बेटा यूनियन में ऐसा जरूरी नहीं है। इफ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स तो दैट डज नॉट नेसेसरी implies दैट H1 यूनियन H2 इज ऑल्सो अ सब ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये ग्रुप है, इसके दो सबसेट ले लेते हैं। एक तो ले लेते हैं ये वाला 1, -1 और एक ये ले लेते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये भी इसका सब ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन के लिए सब ग्रुप बनाता है, ये भी मल्टीप्लिकेशन के सब ग्रुप बनाता है। लेकिन अगर यूनियन की बात की जाए तो होगा 1 -1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये एक सब ग्रुप नहीं है। क्यों बेटा? अगर जैसे आप इन दोनों को ऑपरेट कर लो, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, संवृतक का नियम संतुष्ट नहीं कर रहा है। -1 और ओमेगा को ले लो तो माइनस ओमेगा आएगा, माइनस ओमेगा इसके अंदर है ही नहीं। ओके, फर्दर द यूनियन थ्योरम 2.5। अगर कोई दो सब ग्रुप है तो उनका यूनियन सब ग्रुप हो ही नहीं सकता, और अगर सब ग्रुप है तो ये तभी हो सकता है बेटा जब या तो H1 H2 का सब ग्रुप है, सबसेट है, या H2 H1 का सबसेट है। कहने का मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे के दोनों में से कोई एक दूसरे का सबसेट है तो ही यूनियन सब ग्रुप हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ये कहने के लिए कि अगर दो सब ग्रुप का यूनियन अगर सब ग्रुप बना रहा है तो ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब एक सेट जो है, एक सब ग्रुप जो है दूसरे सब ग्रुप का सबसेट हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये चीज हो ही नहीं सकती। चलिए प्रूव करते हैं। पहले ये प्रूव करते हैं द कंडीशन इज नेसेसरी। मतलब अगर H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स तो ये अपन को प्रूव करना है कि वन कंटेन्ड इन अदर, मतलब पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट है या दूसरा वाला पहले वाले का सबसेट है, कोई ना कोई तो किसी का सबसेट है। लेट अपन ये मान लेते हैं कि H1 जो है H2 का सबसेट नहीं है, तो अब ये अपन प्रूव कर लेंगे कि H1 H2 का सबसेट नहीं है तो H2 H1 का सबसेट हो रहा है। मतलब कोई ना कोई तो कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये नहीं हुई तो ये होगी, और ये नहीं होगी तो सिमिलरली ये प्रूव किया जा सकता है ये होगी। मतलब अल्टीमेटली एक जो है दूसरे का सबसेट फॉर श्योर है ही है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि H1 H2 का सबसेट नहीं है, कि देयर एग्जिस्ट अ A एलिमेंट ऑफ H2 सच दैट A इज नॉट एलिमेंट ऑफ H1। मतलब इसके अंदर एटलीस्ट एक H1 के अंदर एक ऐसा एलिमेंट
यहाँ H1 होगा, यहाँ H2 होगा। H1 के अंदर ऐसा एक एलिमेंट जरूर है जो H2 के अंदर नहीं है, सो दैट वी कैन से दैट H1 इज नॉट सबसेट ऑफ H2। ये H1 है बेटा ना, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जरूर है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन प्रूव करते हैं कि H2 H1 का सबसेट है। किसी भी सेट को दूसरे सेट का सबसेट कैसे प्रूव किया जाता है बेटा, कि इफ़ कोई x इज एलिमेंट ऑफ A इम्प्लाइज x इज एलिमेंट ऑफ B, तो अपन कहते हैं A B का सबसेट है। इसका यूज़ करूँगा मैं। लेट B इज एलिमेंट ऑफ H2। अगर मैं लास्ट में यहाँ तक पहुँच गया कि B इज एलिमेंट ऑफ H1 ऑल्सो, तो मैं कह सकता हूँ H2 इज सबसेट ऑफ H1। चलिए शुरू करते हैं। A H1 के अंदर है और B H2 के अंदर है। नाउ A is element of H1 and B is element of H2. That implies A is element of H1 union H2 and B is also element of H1 union H2. A और B दोनों अगर H1 union H2 के एलिमेंट्स हैं तो A B भी H1 union H2 का एलिमेंट होगा। क्यों होगा ऐसा? सिंस H1 ये आपको दे रखा है टू ग्रुप सब ग्रुप्स, एंड आपको ये दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है, द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप। H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप, ये आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो यूनियन सब ग्रुप है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो A इंटू बी भी एलिमेंट ऑफ H1 यूनियन H2 होगा। दैट इम्प्लाइज ए बी जो है वो या तो H1 यूनियन H2 के अंदर है, या सॉरी ए बी जो है वो या तो H1 के अंदर है या ए बी जो है H2 के अंदर है। अब अगर ए बी H2 के अंदर हुआ, B इज ऑलरेडी एलिमेंट ऑफ H2 है, तो B इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ H2 होगा बेटा, क्योंकि H2 भी एक सब ग्रुप है ना। तो बेटा अगर B इनवर्स एलिमेंट ऑफ H2 हुआ तो ए बी इंटू बी इनवर्स भी एलिमेंट ऑफ H2 होगा, क्योंकि ये भी H2 के अंदर है, ये भी H2 के अंदर है, तो इन दोनों का ऑपरेशन भी H2 के अंदर होगा, क्योंकि H2 खुद भी तो ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो ए बी बी इनवर्स आइडेंटिटी होता है एलिमेंट ऑफ H2, तो A इंटू आइडेंटिटी A इज एलिमेंट ऑफ H2 हो जाएगा। पर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है बेटा? अपन ने पहले ही मान लिया था कि A H2 के अंदर है ही नहीं, तो मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हो ही नहीं सकता, ए बी जो है H1 के अंदर ही है फॉर श्योर। अब बेटा ए बी अगर H1 के अंदर है और A ऑलरेडी H1 के अंदर था, A इनवर्स भी बेटा H1 के अंदर होगा। A इनवर्स H1 के अंदर है, ए बी H1 के अंदर है, H1 खुद एक ग्रुप है, तो A इनवर्स ऑफ ए बी भी H1 के अंदर होगा। A इनवर्स ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू बी बी हो जाएगा, तो B इज एलिमेंट ऑफ H1। तो यहाँ पहुँच गए अपन बेटा, ये तो हो नहीं सकती कंडीशन, मतलब यही होगी। तो जब भी B H2 का एलिमेंट है तब B H1 का भी एलिमेंट है। तो मुझे इससे ये पता चल गया कि H2 इज सबसेट ऑफ H1, कि अगर H1 H2 का सबसेट नहीं हुआ तो H2 H1 का श्योरली सबसेट होगा, है ना। या फिर अगर ये नहीं होगा तो उल्टी कंडीशन ट्रू होगी। दैट इम्प्लाइज if union of two subgroup is if union of two subgroup is a subgroup also, then this will be possible only when one contained in other। ये प्रूव कर लिया। अब इसका उल्टा प्रूव करते हैं। द कंडीशन इज सफिशिएंट। कि अगर H1 सबसेट ऑफ H2 हो या H2 सबसेट ऑफ H1 होगा तो यूनियन सब ग्रुप होगा। ये तो बहुत इजी है बेटा। अगर H1 H2 का सबसेट है तो H1 यूनियन H2 क्या होगा बेटा? H2। दैट एम्प्लाइज H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप। ऑब्वियसली ना बेटा, क्योंकि H2 के बराबर ही आ गया। H1 यूनियन, अगर H1 H2 का सबसेट है तो यूनियन H2 के बराबर आएगा, और H2 खुद एक सब ग्रुप है तो H1 यूनियन H2 भी सब ग्रुप होगा। और अगर H2 H1 का सबसेट है तो H1 यूनियन H2 जो है H1 के बराबर आएगा। H1 खुद एक सब ग्रुप दिया हुआ है तो H1 यूनियन H2 भी एक सब ग्रुप आएगा बेटा। तो ये तो डायरेक्ट प्रूव हो गया कि अगर वन कंटेंट इन अदर है तो यूनियन श्योरली सब ग्रुप होगा ही होगा। तो ये अपन लास्ट हैंड
प्रूव हो गई बेटा कि अगर किन्हीं दो सब ग्रुप का यूनियन वापस सब ग्रुप है तो ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब पहला दूसरे का सबसेट हो या दूसरा पहले का सबसेट हो, दैट इज वन कंटेन्ड इन अदर। नेक्स्ट थ्योरम 2.6, अगर H और K दो सब ग्रुप्स हैं तो HK भी सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ HK इज इक्वल टू KH हो। ध्यान रखिएगा ये दोनों सब ग्रुप है, सेट्स हैं दोनों ये। तो ये अगर HK और KH मतलब H और K के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करो या K और H के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करो, दोनों जो सेट्स मिले वो सेट्स अगर बराबर आ जाए तो HK भी G का सब ग्रुप होगा। ये कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट है। चलिए प्रूव करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था थ्योरम 2.2 के लास्ट में कोरोलरी में, अगर H इनवर्स इज इक्वल टू H होता है तो अपन कहते हैं कि जो H है वो G का सब ग्रुप है। इसी का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे प्रूफ। पहले प्रूव करते हैं। द कंडीशन इज नेसेसरी, मतलब H एंड K आर टू सब ग्रुप्स दे रखे हैं ऑलरेडी ऑफ G दे रखे हैं बेटा ऑलरेडी। अपन को ये प्रूव करना है एंड ये भी दे रखा है HK इज अ सब ग्रुप, ये दे रखा है, ये प्रूव कर रहा हूँ, इज सब ग्रुप ऑफ G और आपको ये प्रूव करना है बेटा। तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, अगर सब ग्रुप है बेटा तो ये होगा HK का जो इन्वर्स है वो HK के बराबर होगा। अच्छा ये भी कंडीशन थी, H का जो इन्वर्स होगा वो H के बराबर होता है। ये कंडीशन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं था, लेकिन ये अगर सब ग्रुप है H तो H इन्वर्स जो है वो H के बराबर होगा, लेकिन ये कंडीशन जो है ना वो नेसेसरी सफिशिएंट दोनों थी। ओके चलिए, तो मैंने ये लिख दिया बेटा अगर ये सब ग्रुप है तो H इन्वर्स इज इक्वल टू HK होगा। अब HK के होल इन्वर्स को मैं रिवर्सल लॉ से K इन्वर्स H इन्वर्स इज इक्वल टू HK लिख देता हूँ। अब बेटा H खुद एक सब ग्रुप है, K खुद एक सब ग्रुप है, तो K इन्वर्स को मैं K लिख सकता हूँ एंड H इन्वर्स को मैं H लिख सकता हूँ, क्योंकि ज़रूरी कंडीशन है सब ग्रुप के लिए। तो ये प्रूव हो गया कि H इज टू HK है, मतलब अगर HK G का सब ग्रुप है तो HK इज इक्वल टू KH होगा। अब प्रूव उल्टा प्रूव करते हैं, तो कंडीशन इज सफिशिएंट। मतलब इफ H एंड G H एंड K आर सब ग्रुप्स, आपको ये दे रखा है एंड आपको ये दिया हुआ HK इज टू KH। आपको ये प्रूव करना है कि HK जो है एक सब ग्रुप होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं ये यूज़ करूँगा बेटा, H इनवर्स अगर H के बराबर आता है तो अपन कह सकते हैं H जो है G का सब ग्रुप है। H की जगह HK को प्रूव करना है बेटा, तो HK का इनवर्स को मैं H मतलब HK के इक्वल लाता हूँ। एक मिनट, इसको ऐसे लिखूंगा, HK इज टू HK इंटू HK का इनवर्स। देखें ध्यान से, H की जगह बस HK लिखा है दोनों जगह, यहाँ पे भी H की जगह बस लास्ट में HK लाना है। तो बेटा इसको मैं HK इंटू रिवर्सल लॉ से K इनवर्स H इनवर्स लिख सकता हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मैं इसको H इंटू K इनवर्स H इनवर्स, इसको पहले ऑपरेट कर देता हूँ। ये हो जाएगा आपका K, क्योंकि K इनवर्स इज टू H होगा, बिकॉज K तो ऑलरेडी सब ग्रुप है ना, तो सिंस H एंड K आर सब ग्रुप्स, तो बेटा K इनवर्स इज टू K होगा एंड H इनवर्स इज टू H होगा। ओके वापस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बेटा मैं इसको H इनवर्स K लिख देता हूँ। अब H इनवर्स की जगह वापस मैं H लिख सकता हूँ बेटा, K एज इट इज। तो HK इंटू HK का जो इन्वर्स है HK के बराबर आ गया, मतलब HK इज अ सब ग्रुप, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ बेटा। ओके तो अपन को ये पता चल गया कि जब भी H और K किसी ग्रुप G के सब ग्रुप हो तो HK सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ HK इज इक्वल टू KH हो।
अच्छा, इसे कोरोलरी जनरेट होती है इससे एक। क्या कोरोलरी बेटा? अगर जी एक अबेलियन ग्रुप हो, कम्यूटेटिव ग्रुप हो, तो कम्यूटेटिव ग्रुप के लिए तो ये हमेशा होता है, एच के और के एच हमेशा इक्वल होते हैं। तो उस केस में हमेशा एच और के कोई भी दो सब ग्रुप हो, एच के हमेशा एक सब ग्रुप आएगा ही आएगा। ओके, बस थ्योरम्स आज इतनी ही थी बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चंस एक्सरसाइज के करेंगे। तब तक के लिए आप ये थ्योरम्स अच्छे से पढ़ लें और डाउट्स मुझे पूछ लें। थैंक यू।